Good morning, students. Welcome to the online classes. Today, discuss about class 10th subject science chapter number 7 atomic theory, periodic classification and properties of element. लेक्चर नंबर 2। हमने अपने जो पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 1 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हमने इस एक्सपेरिमेंट को भी समझा था और साथ में इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बारे में भी बात की थी और साथ में हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और मैक्सवेल ने भी इनका कह सकते हैं विरोध किया था, वो भी चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इससे आगे जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वह दिया गया था नील्स बोर के ज़रिए। तो नील्स बोर की हाइपोथेसिस क्या थी एटम से रिलेटेड, देखते हैं ज़रा उसको। इन 1913 नील्स बोहर गिव ए हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए और उसके स्पेक्ट्रम को समझने के लिए एटॉमिक हाइपोथेसिस दी थी और उनके जो मेन पॉइंट थे वो क्या क्या थे। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन इट। सबसे पहली तो बात उन्होंने यह बताई थी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वह प्रोटॉन के कारण होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और उन्होंने सेकंड पॉइंट यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में डेफिनेट रेडियस में चक्कर लगाते रहते हैं। वापस एक मिनट, उन्होंने यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ मतलब बाहर सर्कुलर पाथ में डेफिनेट रेडियस में चक्कर लगाते हैं और इन जो पाथ होते हैं उनमें एनर्जी डेफिनेट होती है और इसी कारण इनको शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था n के ज़रिए, जिसकी वैल्यू एक होल नंबर में होती है लाइक 1 2 3 4 और उन्होंने इनका नाम दिया था k l m n। k है वह फर्स्ट ऑर्बिट होता है, l सेकेंड ऑर्बिट, m थर्ड ऑर्बिट एंड n फोर्थ ऑर्बिट होता है, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 ऐसे आपको दिखाई देती है। और उन्होंने यह चीज़ बताई थी कि न्यूक्लियस से ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वह n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता जाता है और उसमें जो k शेल है, सबसे पहला वाला ऑर्बिट k शेल है, उसमें n की वैल्यू सबसे कम होती है तो उसमें एनर्जी भी सबसे कम होगी। और उन्होंने यह चीज़ बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर ऑर्बिट आर mvr इज इक्वल टू h/2π। उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनका मोमेंटम निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, वो था mvr इक्वल टू h/2π, जहाँ पे m की वैल्यू होती है मास, v होता है वेलोसिटी, r रेडियस और h जो है उसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और उन्होंने ये भी बात बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं जिनका मोमेंटम nh/2π होगा, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर्स होंगे, शेल या ऑर्बिट के नंबर जो थे अभी हमने डिस्कस किए थे वह थे। नील्स बोहर ने एक और चीज़ बताई थी कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता है
तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। याद रखें कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन केवल अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वह एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है, और एक्साइटेड कंडीशन में आने पर वह हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। याद रखना कि अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद वह एक्साइटेड कंडीशन में आ जाता है, और एक्साइटेड कंडीशन में आने पर वह हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है, मतलब निकालता है, तो वह लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो हमने ये क्या पढ़ा? हमने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा था अपने ऑर्बिट में, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वह नीचे से ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा। लेकिन अगर हायर एनर्जी लेवल के किसी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को इमिट किया, यानी कि निकाला, तो निकालने के बाद वह उल्टा होता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। ये बताया था नील्स बोहर ने। कोई भी मॉडल अपने आप में माना जाता है परफेक्ट नहीं होता, तो नील्स बोहर के मॉडल में भी कई ड्रॉबैक्स थे। उन्होंने ये जो मॉडल दिया था वो केवल हाइड्रोजन एटम का दिया था, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होता है। तो उनके ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक्स तो ये आता है कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये केवल हाइड्रोजन के बारे में ही बता सकता है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें यह स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा उसका ड्रॉबैक यह था कि अगर किसी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बनाया जाए, तो अगर लाइन स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं तो कुछ कुछ एटम ऐसे हमको मिलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देते हैं। वह नील बोहर अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उनका जो मॉडल था वो ओनली हाइड्रोजन एटम पे था, जिसमें 1 लाइन स्पेक्ट्रम ही मिलता था, और एक से ज़्यादा लाइन स्पेक्ट्रम को वह एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आगे हम इसके थर्ड ड्रॉबैक की बात करें तो थर्ड ड्रॉबैक यह आता है कि वो अपने इस मॉडल में मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को भी नहीं बता पाया। उन्होंने केवल एक एटम का बताया था, लेकिन हमारे नेचर में कई एटम आपस में बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को भी नील्स बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ उनके ड्रॉबैक्स थे जो उन्होंने उनके मॉडल में रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिल 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोवन, कि लगभग 1800 में जो समय था उस समय केवल 31 एलिमेंट ही लोगों को पता थे कि होते हैं। लेकिन आगे पहुंचते पहुंचते जब साल आया 1865, तब टोटल 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे जिसको लोग जानते थे। लेकिन और ज़्यादा डिस्कवरी होने लगी, और आज के समय में देखें तो 118 एलिमेंट हमारे नेचर में मौजूद है, जिनके बारे में हमको जानकारी है। तो ये जो 118 एलिमेंट हैं वह IUPAC के अकॉर्डिंग है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट एंड देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि बहुत इन 118 एलिमेंट को एक साथ याद रखना बहुत मुश्किल होता है, और हर एक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के कारण इनकी जो स्टडी है वह आसानी से हो सकती है। तो
क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया था डॉबेगाइनर का, जिसको डॉबेगाइनर स्ट्राइड्स कहते हैं। सेकंड बार क्लासिफिकेशन किया था न्यूलैंड ने, जिसको न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टावेज कहते हैं। थर्ड जो हुआ था वह मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। और लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है, जिसको हम आज भी मानते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें, डॉबेगाइनर का ट्राइड्स वाला क्लासिफिकेशन। याद रखें कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से हमको बहुत सारे एलिमेंट की जानकारी अच्छे तरीके से हो सकती है और उसकी स्टडी भी आसान बन सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉबेगाइनर के ट्राइड्स वाले क्लासिफिकेशन की। तो डॉबेगाइनर के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो बात करते हैं उनके नाम की। तो जॉन वुल्फगॉन्ग डॉबेगाइनर ने 1829 में कोशिश की थी एलिमेंट को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जमाने की, और उनको अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज किया था। उन्होंने 1829 में 30 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट whose physical and chemical properties are same. These were called Dobbegainer triads. उन्होंने जो 30 एलिमेंट चुने थे उनको 3-3 के ग्रुप के अंदर बांटा, और जब उन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया तो उन्हीं 3-3 के ग्रुप को ही डॉबेगाइनर ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। When the elements are also arranged in order of their increasing atomic mass, found that the atomic weight of middle element was equal to the average of atomic weight of remaining 2 element. उन्होंने क्या किया, ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने क्या देखा कि जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी को अरेंज करते हैं तो उन्होंने यह चीज़ नोट की कि पहले और तीसरे एलिमेंट में उन्होंने जो ट्राइड्स बनाए थे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को जोड़कर उससे 2 से डिवाइड किया जाए तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आता था लगभग, कंप्लीट नहीं लेकिन बराबर उसके एवरेज के इक्वल वो चीज़ आती थी। इसलिए उन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया था, जिसको डॉबेगाइनर ट्राइड्स कहते हैं। वापस 1 मिनट, मैंने क्या कहा कि मैंने ये बताया कि उन्होंने जो 3-3 का ग्रुप बनाया था उसकी खासियत यह थी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करके उससे 2 से डिवाइड किया जाए तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आता था, जिसके कारण उन्होंने अपना डॉबेगाइनर ट्राइड दिया था। लेकिन यह एक मान सकते हैं पहला मौका था जब किसी एलिमेंट को जमाया गया। उन्होंने ये चीज़ नोट तो की थी, लेकिन ये जो ट्राइड वाला फॉर्मूला था वह ओनली 9 एलिमेंट पे ही लागू होता था, बाकी किसी एलिमेंट के ऊपर यह लागू नहीं होता। डॉबेगाइनर फाउंड ओनली 3 सच ट्राइड्स। उनको केवल ऐसे 3 ट्राइड्स ही मिले। जो 30 एलिमेंट्स थे उसमें से ओनली 9 एलिमेंट के ऊपर ही ये चीज़ लागू हुई थी, बाकी किसी के ऊपर लागू नहीं हुई। और इसी की लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स तो यही था इनका कि ही फेल्ड टू क्लासीफाई मोर एलिमेंट बाय यूजिंग दिस लॉ, कि एक इनसे ज़्यादा एलिमेंट को वह एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया गया था वह किया गया था न्यूलैंड के ज़रिए, और उन्होंने जो अपना लॉ दिया था वह कहलाता है लॉ ऑफ ऑक्टावेज। उन्होंने 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टावेज दिया था, जिसमें उन्होंने 56 एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर में अरेंज किया था। उन्होंने अपना जो ये क्लासिफिकेशन किया उसमें फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन था और एंड
होने वाला लास्ट 56th एलिमेंट थोरियम था। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन। उन्होंने क्या देखा कि अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को जमाया जाता है तो पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इक्वल आती है, और उनकी तुलना मतलब इस क्लासिफिकेशन का जो कंपैरिजन था उन्होंने नोट ऑफ म्यूज़िक से किया था, और ये बात बताई थी कि जैसे हमारे 7 सुर होते हैं और 8वां वापस पहले के इक्वल आता है, जैसे हम बोलते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी सा, 8वां जो सुर है वह पहले के इक्वल आता है। उसी तरीके से उन्होंने बताया था कि एलिमेंट को भी अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले एलिमेंट के कैरेक्टर 8वें एलिमेंट के कैरेक्टर से मिलते जुलते होते हैं, जिसकी कंपैरिजन उन्होंने की थी नोट ऑफ म्यूजिक से। आफ्टर 7 नोट्स एंड 8 नोट्स इज सेम एज फर्स्ट नोट, जिसको उन्होंने कहा था लॉ ऑफ ऑक्टावेज। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी क्लासिफिकेशन या कोई भी मॉडल जो है पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी कमियां निकालने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनकी कमियां भी निकाली गई, उनके भी लिमिटेशन हुए। लिमिटेशन में सबसे पहली चीज़ तो ये बताई गई कि उनका यह जो ऑक्टावेज लॉ था वह कैल्शियम जिसका नंबर 20 आता है, उसके बाद उनका यह ऑक्टावेज लॉ लागू ही नहीं हुआ, कैल्शियम तक ही यह फॉलो होता था। दूसरी बात, उन्होंने क्या सोचा कि उस समय केवल 56 एलिमेंट लोगों को पता थे और उनका यह मानना था कि 56 एलिमेंट ही दुनिया में हैं, इससे आगे एलिमेंट की कोई डिस्कवरी नहीं होगी। तो उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने जब ये 1865 में यह लॉ दिया था तो उनके जस्ट 3 सालों के बाद में 4-5 और नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी, जिसके कारण भी यह जो क्लासिफिकेशन था वह फेल हो गया। तो ये कुछ लिमिटेशन थी या ड्रॉबैक्स थे किससे रिलेटेड, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टावेज से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे की क्लास को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।